सुबह का समय था। खेत में सूखी और खराब फसल थी। आर्यन और आर्यन के पिता निराश होकर सिर झुकाए थे। आर्यन की माँ की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अब क्या होगा? हमारी सारी फसल खराब हो गई। साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। अब घर कैसे चलेगा? पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं शहर जाऊंगा, वहां कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा। मैंने सुना कि तू अपने बेटे को शहर भेज रहा है। मेरी बात मान, वहां जाकर लड़के बिगड़ जाते हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा, देखते हैं। अगले दिन आर्यन खाली जेब और उम्मीदों के साथ बस से उतरता है। कुछ दिन तक काम ढूंढने के बाद उसे एक कोरियन रेस्टोरेंट में नौकरी मिल जाती है। ध्यान रखना लड़के, यहाँ गलती की तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। जी साहब। वहीं एक कोरियन लड़की सोरेन भी काम कर रही होती है। वो गरीब और अनाथ थी। रेस्टोरेंट में काम करते हुए आर्यन देखता है कि मालिक बेवजह सोरेन को डांट रहा था। तुमसे कुछ ठीक से होता भी है या नहीं? साहब, इस लड़की को इतना क्यों तंग कर रहे हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? निकल जा यहाँ से। वो आर्यन और सोरेन दोनों को नौकरी से निकाल देता है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद सोरेन उदास लहजे में आर्यन से कहती है, तुमने ये क्या कर दिया? मैं अनाथ हूँ, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। कम से कम वहाँ खाने और रहने की जगह तो थी। मैं हूँ ना, मेरे साथ मेरे गांव चलो। तुम्हारे गांव वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कोरियन हूँ और ये हिंदुस्तान है। लोग हमें लेकर तरह तरह की बातें करेंगे। अगर दुनिया सवाल करेगी तो मैं जवाब दूंगा। तुमसे शादी करके मैं तुम्हें यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकता। सोरेन आर्यन पर भरोसा करके उससे विवाह करके उसके साथ गांव चली जाती है। गांव के लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी दूर से आर्यन और सोरेन आते दिखते हैं। अरे, आर्यन शहर से लौट आया और अपने साथ एक परदेसन को भी ले आया है। देखा, कहते थे कि लड़का बहुत संस्कारी है, और अब देखो, कोरियन बहू ले आया है। आर्यन की माँ और पिता घर के बाहर खड़े थे। उनका चेहरा उतर जाता है। आर्यन और सोरेन उनके सामने खड़े थे। बेटा, ये तूने क्या कर दिया? हमें पहले से ही खाने के लाले पड़े हैं। तू कुछ कमा धमा कर तो लाया नहीं, ऊपर से तू हमसे बगैर पूछे ब्याह करके बहू भी ले आया, और वो भी विदेशी बहू। सोरेन सब सुनकर उदास हो जाती है। रात का समय था। आर्यन और सोरेन घर के आंगन में बैठे थे। आर्यन उदास था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। काम भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। हम यहाँ कैसे रहेंगे? मैं कुछ सोच रही थी। क्या? जब मैं कोरिया में थी तब मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट रामेन नूडल्स बनाती थी। मैंने उनसे बनाना सीखा था। क्यों ना हम गांव में रामेन नूडल्स बेचें? लेकिन यहाँ गांव में लोग रामेन नूडल्स थोड़ी खाते हैं। अगर स्वाद अच्छा हो तो सब कुछ बिक सकता है। हमें बस लोगों को इसे चखाना होगा। लेकिन गांव में तो किसी के पास ज्यादा पैसे होते नहीं हैं। इसलिए हम इसे सिर्फ 1 रुपए में बेचेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि 1 रुपए में बेचकर हम कमाएंगे कैसे? देखो, मैंने हिसाब लगाया है। एक पैकेट रामेन नूडल्स 10 रुपए में आता है और उसमें से 5 छोटे छोटे बोल्स बनाए जा सकते हैं। मतलब एक बोल का खर्च 2 रुपए पड़ा। फिर भी 1 रुपए में बेचने से घाटा होगा ना? हाँ, लेकिन लोग जब इसे पसंद करेंगे तो ज्यादा खरीदेंगे। फिर हम हर कटोरी में थोड़ा सा उबला अंडा, हरी प्याज और मसाले डालकर इसे और टेस्टी बना देंगे, और धीरे धीरे लोग इसे ज्यादा खरीदेंगे। और अगर गांव के ही 100 लोग रोज खाने लगे तो 100 रुपए रोज आएंगे, और जब इसे दूर दूर से लोग खाने आएंगे तो हम और ज्यादा कमा पाएंगे। लेकिन हमें छोटे से व्यापार को शुरू करने के लिए भी पैसों की आवश्यकता है। सोरेन तुरंत अपने गले से चेन निकालकर आर्यन को देकर कहती है, ये मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट की थी, तुम इसे बेच दो। ये जितनी की भी बिकेगी हम उसी से अपना व्यवसाय शुरू करेंगे।
मैं ये नहीं कर सकता। ये तुम्हारी माँ की निशानी है। तुम मेरे पति हो, ये तुमसे बढ़कर नहीं है। और जब हमारा बिजनेस सफल हो जाएगा, उसके बाद हम इसे दोबारा खरीद लेंगे। आर्यन को अपनी पत्नी का सुझाव पसंद आया। अगले दिन वो चेन बाजार में बेचकर थोड़े से पैसे ले आता है। गांव के चौपाल के पास एक छोटी सी लकड़ी की दुकान बनाई जाती है। दुकान पर एक तख्ती टंगी थी, कोरियन बहू का रामेन, सिर्फ 1 रुपए में। ये क्या मजाक है? इतनी सस्ती चीज कौन बेचेगा? अरे देखा, संस्कारी बेटे की संस्कारी पत्नी का कमाल। अब गांव में अजीबोगरीब चीजें खिलाएंगी। गांव के लोग हंसने लगते हैं, लेकिन तभी सोरेन चूल्हे पर एक बर्तन में रामेन नूडल्स डालती है। उसकी खुशबू हवा में फैल जाती है। अरे इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सोरेन एक छोटे से कटोरे में रामेन परोसती है और पहले ग्राहक को देती है। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे और लोग लाइन में लगने लगते हैं। सभी 1 रुपए में रामेन खरीदने लगते हैं। कुछ हफ्तों बाद दुकान के आगे भीड़ लगी रहती है। गांव से बाहर के लोग भी आने लगे थे। मैंने सुना है कि शहर से भी लोग यहाँ खाने आ रहे हैं। अब तो अखबार में भी खबर छप गई है। कुछ दिन बाद एक रिपोर्टर नोट्स बना रहा था। गांव की कोरियन बहू ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा रामेन नूडल्स स्टॉल खोलकर पूरे इलाके में पहचान बना ली है। सिर्फ 1 रुपए में स्वादिष्ट रामेन देकर उन्होंने अपने व्यवसाय को एक नई ऊंचाई दी है। कुछ दिन बाद गांव में बड़ा सा रेस्टोरेंट बन चुका था, कोरियन बहू का रामेन। मुखिया गांव के लोगों को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आता है। बेटा, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया और बहू से भी गलत व्यवहार किया। हमें माफ कर दो, हम गलत थे। आपने हमें जो ताने दिए थे, उन्हीं से हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। मुखिया और गांव वाले रेस्टोरेंट से बाहर चले जाते हैं। आर्यन अपनी जेब से अपनी पत्नी की चेन निकालकर उसे देते हुए कहता है, ये लो अपनी माँ का गिफ्ट। मैंने इसे जितने रुपए में बेचा था, कल इसे 2 गुनी कीमत पर खरीद लिया। आर्यन की पत्नी दोबारा अपनी माँ का गिफ्ट गले में पहन लेती है। कभी सोचा था 1 रुपए का रामेन हमें इतना आगे ले आएगा? मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। इतना बोलकर वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। पापापुर नाम का एक गांव था जो उत्तराखंड में था। उसी गांव में प्रेमनाथ खेती किया करता था और उसका बेटा प्रवीण मैगी बेचा करता था। वैसे तो प्रवीण इंजीनियर था, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से मैगी का स्टॉल लगाकर मैगी बेचता और कभी कभार खेती करने में अपने पिताजी की मदद भी किया करता था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पढ़ाई मत करो। सारी जमीन जायदाद गिरवी रखकर तुम्हें इंजीनियर बनाया और अब तुम्हें नौकरी ही नहीं मिल रही है। हम कैसे अपनी गिरवी जमीनें छुड़ाएंगे? अब नौकरी नहीं मिल रही तो इसमें मेरी क्या गलती है पिताजी? मैंने पूरी कोशिश की थी नौकरी पाने की, और अब तुम मैगी बेच रहे हो। शहर जाकर किसी दुकान पर ही क्यों नहीं लग जाते हो? कम से कम 2 पैसे ज्यादा आएंगे। अपना व्यापार अपना होता है पिताजी, जब मन किया खोल दिया। ना कोई कहने वाला है, ना कोई सुनाने वाला। इसी वजह से मैं ये छोटी सी मैगी स्टॉल लगा रहा हूँ। प्रवीण और उसके पिताजी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर उस गांव का जमींदार अपने बेटे रघु के साथ आ गया और कहने लगा, मैं दोनों गवारों से ज्यादा बात नहीं करूंगा। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो क्या है जमींदार साहब, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। हम पूरी कोशिश करेंगे पैसों का इंतजाम करने की। मुझे पहले से पता था कि आज भी मैं खाली हाथ जाऊंगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। रघु, इनके घर के सारे कीमती सामान ले लो, चप्पल तक मत छोड़ना, सब लेकर चलो। जैसा आप कहे पिताजी, इनकी सिट्टी पिट्टी अभी गुल करता हूँ। पिताजी, आप कहें तो इस लड़के की मैगी की स्टॉल भी ले लूं। इंजीनियर होकर तुम मैगी बेच रहे हो, धिक्कार है तुम पर। ले लो, इसके मैगी का स्टॉल भी ले लो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो।
मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। हम दोनों बाप बेटे भूखे मर जाएंगे। ऐसा ना करो। प्रवीण के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। जमींदार उसके ठेले की मैगी और घर का सारा सामान लेकर चले गए। पूरे गांव में उनकी इज्जत उछाली गई। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों आप हम जैसे गरीबों को परेशान करते हैं? पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, जमीन गिरवी रख दी। सोचा था कि नौकरी मिलते ही सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन आपने वो भी मुझसे छीन लिया। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? प्रवीण गुस्से से एक पत्थर उठाता है और आसमान की तरफ उछाल देता है और वो पत्थर उसके गांव के पास वाले जंगल में जा गिरता है और एक पेड़ पर रखे हुए मटके से टकरा जाता है, जिससे मटका फूट जाता है और उसमें से एक आत्मा निकलती है। कई सालों बाद मैं आजाद हो गया, लगभग 300 सालों बाद। लेकिन इस जंगल में तो कोई आता नहीं। तब ये मटका किसने फोड़ा? मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना वो तपस्वी मुझे फिर से कैद कर लेगा। दूसरी तरफ प्रवीण उसी जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था। तब उस आत्मा ने प्रवीण को लकड़ी काटते हुए देखा। इतना कहकर वो आत्मा प्रवीण के पास जाता है और कहता है, हो ना हो, इसी आदमी ने मुझे मुक्त किया है, क्योंकि उस तपस्वी ने कहा था जो भी मुझे मुक्त करेगा मैं केवल उसे ही देख पाऊंगा और वो सिर्फ मुझे ही देख पाएगा। वो आत्मा प्रवीण के पास जाता है और कहता है, नमस्ते भाई साहब। उस आत्मा की आवाज सुनकर प्रवीण बहुत डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। कौन हो तुम और हवा में उड़ कैसे रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो? अरे तुम घबराओ नहीं, तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तुम्हें कब आजाद किया? तुम कुछ भी कह रहे हो। इस जंगल में मैं पिछले 300 सालों से कैद हूँ। मैं जिस मटके में कैद था उस मटके पर तुमने एक पत्थर मारा, जिस वजह से मैं आजाद हो गया। हाँ, तब मैं गुस्से में था। चलो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तुम मुझे सारी बातें बता सकते हो, मैं तुम्हारी 2 विनती पूरी कर सकता हूँ। क्या सच? तो सुनो। प्रवीण ने उस आत्मा को अपनी सारी कहानी बताई। इंजीनियर से लेकर जमींदार के लूटपाट करने तक सारी सच्चाई सुनकर उस आत्मा ने कहा, जब मैं इंसान हुआ करता था तब इतने बुरे दिन नहीं थे जितने कि अब है। अच्छा हुआ उस तपस्वी ने मुझे कैद कर लिया, वरना ये सब दिन देखने पड़ते। तुम इसका कोई उपाय बताओ, अपना अलग ही रोना रो रहे हो तुम तो। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम अब से जो भी खेती करोगे वो तुम्हारे कारोबार की खेती होगी। यानी मैगी की खेती? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये ढोंग लगता है तो तुम एक काम करो, इस जमीन पर पत्थर गाड़ कर उस पे पानी डालकर देखो। प्रवीण ने ठीक वैसा ही किया। उसी वक्त प्रवीण ने उस पत्थर को जमीन में गाड़ दिया और उस पर पानी डाला तो उसमें से एक पेड़ निकला जिस पर मैगी लगे हुए थे, जिसे देखकर वो दंग रह गया। ये तो सच में मैगी की खेती हो गई। मैंने कहा था ना तुम्हें। दूसरा वरदान ये है कि जिसने भी तुम्हें हानि पहुंचाई है वो खुद गिड़गिड़ाकर तुमसे माफी मांगेगा पूरी सभा के सामने, लेकिन तुम्हें उसे मैगी खिलानी होगी। उसके बाद ही ये मुमकिन है। मेरे 2 वरदान तुम्हारे लिए खत्म हो गए। अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया दोस्त, मुझे आजाद करने के लिए। इतना कहकर वो आत्मा वहाँ से उड़ गया और प्रवीण को 2 वरदान देकर चला गया। और उसके बाद प्रवीण अपने बचे हुए जमीन पर कुदाल चलाने लगा और जैसे ही उस पर पानी डाला सब जगह मैगी के पेड़ उगने लगे। बेटा, तुमने ये सब कैसे कर लिया? इतनी सारी मैगी की फसलें कैसे हो गईं? मैगी उपजाऊ कैसे हो सकती है भला? अब से हमारे अच्छे दिन आने शुरू हो गए। आप देखते जाइए, उस जमींदार की अकल मैं कैसे ठिकाने लगाता हूँ। प्रवीण ने उस जमींदार को अपने घर पर मैगी का आमंत्रण दिया और एक चिट्ठी लिखकर उसके घर भेज दी। अगर आप में हिम्मत है तो हमारे घर अपने
बच्चे के साथ आइए और पैसे लेकर जाइए। उस 2 कौड़ी के लड़के की इतनी हिम्मत, वो मुझे इस तरह से चिट्ठी भेज रहा है। उसकी तो खैर नहीं। जमींदार गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो प्रवीण और प्रेमनाथ के घर के पास पहुँचता है, उसे मैगी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। इतनी अच्छी सुगंध, इस लड़के के हाथ की मैगी सब खाते हैं। एक बार मैं भी खाकर देखता हूँ। पैसे की बात बाद में कर लूंगा। जैसे ही जमींदार प्रवीण की बनाई हुई मैगी को खाता है, उस आत्मा का दिया हुआ वरदान सच हो जाता है। जमींदार का सिर चकराने लगता है और वो कहता है, मुझे माफ करना प्रवीण, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं तुमसे पूरे गांव के सामने माफी मांगूंगा। बदले में तुम पूरे गांव को मैगी की दावत दे देना। जी, ये मुझे मंजूर है, मैं ऐसा ही करूंगा। और वैसा ही हुआ। जमींदार ने सबके सामने प्रेमनाथ और प्रवीण से माफी मांगी और उनकी जमीनें उन्हें वापस लौटा दी। गांव वालों ने मैगी की खेती शुरू कर दी। वो गांव अब मैगी की खेती के नाम से जाना जाने लगा। लोग बाग खुशी खुशी रहने लगे।